आप लोग 2x और 3 एंड दिस इज 2 1 3 4 5 6 1 -1 0 दिया हुआ है इज इक्वल टू 2 1 -1। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया हुआ, तो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो इसको सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा ऑर्डर का है। तो ये देखो इसका ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का इसका ऑर्डर है 1/3 एंड सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर है आपका 3/3 एंड लास्ट का ऑर्डर है 1/3। व्हाट यू कैन डू, तो देखो 1/3 3/3 और 1/3 है। तो अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ऑर्डर क्या होगा आपका, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, व्हाट वुड बी द ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स 1/3। तो देखो 1/3 भी दिया हुआ है, तो आपको x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इस तरह से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करके आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हाउ कैन यू फाइंड आउट, देखो सब लोग यहाँ पे रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 1/3। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा आपका 1/3। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखो x की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें और सबसे मतलब नहीं है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो x किस में आएगा, कौन से पार्ट में x इंक्लूड होगा। तो 1 इंटू ऐसे करेंगे इसको, 2 इंटू 2 4 और प्लस x इंटू 4x। तो दिस वुड बी, और इसको फर्स्ट किस में लिखेंगे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। तो 2 इंटू 2 विल बी 4 और प्लस x इंटू 4 विल बी 4x एंड प्लस 3 इंटू 1 विल बी 3, तो प्लस 3। दिस यू कैन राइट डाउन। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस कि 2 इंटू 1 करोगे तो 2 हो जाएगा और प्लस इसमें भी x का इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। तो इसमें भी x का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो देखोगे 5 इंटू x, ये हो जाएगा आपका 5x और प्लस 3 इंटू -1। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस की 2 इंटू 3 6 हो जाएगा प्लस x इंटू 6 6x एंड नेक्स्ट इज 0 इज इक्वल टू 2 1 और -1। तो यहाँ से देखो आप x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, 4 + 4x + 3 = 2 कर दो, तो दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ व्हाट x। तो देखो 4x + 7, तो 4x + 7 = 2, ठीक है। तो 4x + 7 = 2, तो यहाँ से 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 - 7 दैट वुड बी -5। x कितना आया, -5/4, ठीक है। अब यही यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो एक ही इसमें सोल्यूशन नहीं होंगे, इसके 3 होंगे, बिकॉज कि ये भी पार्ट जो है इक्वेट होगा इसके 1 के साथ, ये भी पार्ट इक्वेट करेंगे -1 के साथ। तो x की यहाँ पे 3 वैल्यूज आएंगी, इज इट क्लियर। x की 3 वैल्यूज आएंगी, देखो 5x -3 और +2, तो 5x - 1 = हाउ मच, 1। यहाँ पे आपका होगा 5x - 1 = 1, तो वी कैन राइट डाउन 5x = 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 2/5। Is it clear? Next part of this is 6 + 6x = -1. 6x + 6 = -1, तो 6x = -7, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -7/6। तो यहाँ पे x की देखो 3 वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है। कौन सी वैल्यू पॉसिबल होगी, -5/4, 2/5 और -7/6। तो दिस आर द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच this matrices when multiplied by each other gives this value, ठीक है। कोई डाउट इसमें किसी को, then write down the question। शॉर्ट ट्रिक में देखो एक कंडीशन आपको दी गई है कि if alpha beta and gamma are the angles of a triangle, तो अल्फा बीटा गामा क्या है, एंगल है ट्रायंगल के। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल वी नो दैट, इसमें इस क्वेश्चन में हमें पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, अल्फा + बीटा + गामा = व्हाट 90 डिग्री कि 180 डिग्री, 90 डिग्री बोल रहे हैं आप, 180 डिग्री। तो तीनों एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो अल्फा + बीटा + गामा = 180 डिग्री, ठीक है। तो अब हमें सपोज करना है ऐसा एंगल, स्टैंडर्ड एंगल सपोज करना है जिसकी वैल्यू हमें कॉस में पता होनी चाहिए एज वेल एज साइन में भी पता होनी चाहिए।
तो कौन से ऐसी वैल्यू सपोज करें जो काफी ज्यादा इजी होगी? 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू आप मान लो 30 डिग्री, बीटा की वैल्यू क्या मान लो आप 60 डिग्री, और गामा की वैल्यू क्या मान लो आप 90 डिग्री। क्लियर है? कोई डाउट? या आप ऐसा भी कर सकते हो और ज्यादा इजी अगर आपको बनाना है, इफ यू वांट टू डू वेरी इजी, ठीक है, तो इस केस में आप क्या करोगे, अल्फा को 0, बीटा को 90 और गामा को 90। ऐसा पॉसिबल है क्या? बन सकता है? नहीं। तो आपको क्या सपोज करना है, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू आपने 30 सपोज की है, तो एफ ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, मींस एफ ऑफ 30 डिग्री क्या हो जाएगा बताओ? cos 30 कितना होता है? √3/2 एंड sin 30 इज 1/2। और नेक्स्ट माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन 30 -1/2 और cos अल्फा मींस cos 30 √3/2। तो ये आपका हो गया f30 मींस f अल्फा। f बीटा उसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हो आप, f बीटा मींस f 60 डिग्री, f 60 डिग्री क्या होगा, cos 60 1/2 √3/2 and minus √3/2 and 1/2। This we can write down f60, ठीक है। उसी तरह से f90 आप लिख सकते हो, f90 डिग्री, f90 डिग्री क्या हो जाएगा आपका 0, cos 90 0 और sin 90 1 और -1 और 0, ठीक है, इजी है। अब आप क्या करोगे कि एक बार f30 और f60 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर क्या होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करो इसको आप f30 और f60 को, आंसर क्या आएगा देखो, f30 इंटू f60 डिग्री मींस f अल्फा इंटू f बीटा को मल्टीप्लाई करना है। इस केस में क्या आएगा इसका आंसर, √3/2 इंटू 1/2 मींस √3/4 और क्या होगा प्लस √3 माइनस का आएगा ना, ये इसके साथ इसका जो है रो इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 1/2 √3/2 इंटू 1/2 विल बी √3/4 और 1/2 इंटू -√3/2 तो कितना होगा -√3/4। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट ऐसे ही आपको करना है, √3/2 इंटू √3/2 कितना हो जाएगा 3/4 और प्लस 1/2 प्लस 1/2 1/4। कोई डाउट इसमें किसी को? नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस की माइनस, देखो √3/2 इंटू, अब क्या करेंगे इसके रो को, मतलब सेकेंड वाला रो को अभी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो -1/2 इंटू 1/2 -1/4। नेक्स्ट क्या हो जाएगा बताओ, √3/2 इंटू -√3/2 मींस -3/4। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस की -1/2 इंटू -√3/2 मींस -√3/4 एंड नेक्स्ट √3/2 इंटू √3/1/2 तो √3/4। तो ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये भी 0, तो दिस विल अल्टीमेटली बिकम्स 0 और ये आपका हो जाएगा 1 एंड दिस विल बी -1 एंड दिस विल बी 0। तो ये आपका f अल्फा इंटू f बीटा है। तो अब आप कुछ समझ में आ रहा है इसमें? जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक्चुअल में आपका आएगा f अल्फा इंटू f बीटा इंटू f गामा, ठीक है। f अल्फा इंटू f बीटा मल्टीप्लाई कर दिए, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा ये 1 0 0 1 और माइनस में आएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, दिस इज वेरी इजी। तो विद इन सेकंड्स देखो ना, 0 इंटू 0 0 और फिर 1 इंटू -1 कोई भी एंगल से हो जाएगा, -1 0 0 माइनस कोई भी एंगल हाँ कोई भी एंगल से हो जाएगा, बस कंडीशन आपको फुलफिल करना चाहिए कि 180 डिग्री होना चाहिए तीनों एंगल्स का सम, इसलिए कि तीनों एंगल्स क्या हैं, ट्रायंगल के एंगल हैं, तो तीनों का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो आपका ये हो जाएगा क्या, माइनस इसमें से कॉमन ले लोगे और ये हो जाएगा I2, ये सेकेंड ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स। क्लियर है इसमें? तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी -I2। कोई डाउट किसी को? क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है ये और क्वेश्चन नंबर 4 है।
देखो if a is equal to 2 minus 1 minus 2 दिया होगा and a square minus 4a minus ni is equal to 0, तो n की वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगी। तो जब भी इस तरह का सीक्वेंस दिया रहे और ऑर्डर आपको 2x2 मैट्रिक्स का दिया रहे, तो जो i के साथ होता है मींस जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कोफिशिएंट होता है वो इसका डिटरमिनेंट होता है, ठीक है। तो ये इसका डिटरमिनेंट होता है और डिटरमिनेंट में देखो आप अगर इसका डिटरमिनेंट निकालोगे, ठीक है, वही n की वैल्यू होगी डिटरमिनेंट में। अब हम आपको बताते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करेंगे डिटरमिनेंट की 2x2 मैट्रिक्स में। तो क्या करेंगे आप, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 × 2 विल बी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 4 और माइनस ऑफ 1, तो ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्चुअल में माइनस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a होता है, ठीक है, माइनस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a होता है। तो n की वैल्यू एक्चुअल में क्या आएगी, माइनस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a। ये आपका प्रॉपर्टी होता है a स्क्वायर माइनस 4a ये होता है आपका डिटरमिनेंट ऑफ a का a माइनस, ठीक है, फिर उसके बाद उसको लिखते हैं a और माइनस n इंटू आई इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो n हमेशा जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ होगा वो माइनस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a होता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू जो होगी वो माइनस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इस साइन के ऊपर, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है, एक्चुअल में प्लस होता है प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो, लेकिन इसमें माइनस लिखा हुआ है। तो n इज इक्वल टू माइनस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि n की वैल्यू माइनस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a होगी, तो a स्क्वायर माइनस 4a अब माइनस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a, तो डिटरमिनेंट ऑफ a कितना है 3, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3। तो डायरेक्टली आप यहाँ से बता सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से n की वैल्यू आप -3 फाइंड आउट, बाकी आप इसको सॉल्व भी करेंगे a स्क्वायर माइनस 4a माइनस n इंटू आई, और यहाँ से n की अगर इसका कोफिशिएंट i का भी माइनस n है, तो आपने बोला कोफिशिएंट इक्वल होता है डिटरमिनेंट। देखो तो माइनस n देखो समझो आप इस चीज को, a स्क्वायर माइनस 4a माइनस ni इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि n की वैल्यू क्या होगी, तो n की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो एक्चुअल में देखो n की वैल्यू अब यहाँ पे प्लस बनना चाहिए, समझ में आ रहा है आपको, प्लस होना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी ये माइनस है। तो n किस में होगा, n माइनस में होना चाहिए। देखो आप यहाँ पे ऑलरेडी माइनस आपका गिवन है, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए प्लस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, जहाँ पे माइनस है, ठीक है, वहाँ पे हमेशा प्लस ही होता है, प्लस ही हम लेते हैं। यहाँ पे i के का जो कोफिशिएंट है इसके साथ प्लस लेते हैं, तो n की वैल्यू क्या होगी -3 होगी, तभी तो ये प्लस बनेगा, तो माइनस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a होगा। समझ में आई ये चीज यहाँ इसके लिए। तो माइनस ऑफ, तो जब भी अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि प्लस होता है, अगर यहाँ पे माइनस ना होगा अगर प्लस होता, फॉर एग्जांपल प्लस ऑफ ni, इज इट क्लियर। तो प्लस ऑफ ni होता तो उस केस में आप प्लस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a लेते हैं n की वैल्यू, इसलिए कि माइनस लेंगे तो फिर ये माइनस कर देगा। प्रॉपर्टीज में क्या होता है a स्क्वायर माइनस 4a प्लस n इंटू आई इज इक्वल टू 0। सर अगर यहाँ माइनस होता और मैट्रिक्स ऐसी कुछ होती जिसका डिटरमिनेंट सॉल्व करके भी माइनस आ रहा है, तो डिटरमिनेंट सॉल्व करके माइनस आ रहा है, दैट डजंट मैटर, वो यहाँ से है। डिटरमिनेंट सॉल्व करके अगर -3 आएगा, तो अगर यहाँ पे प्लस है -3 आंसर होगा। अगर यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है सपोज, ठीक है, अगर माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये आपको प्लस बनाना है किसी तरह से, n की वैल्यू इस तरह से लेनी है कि प्लस होना चाहिए। समझ में आया, मतलब n जो है वो डिपेंड करेगा प्लस माइनस के ऊपर। डिटरमिनेंट की वैल्यू प्लस माइनस हो सकती है, ठीक है। अगर n की वैल्यू यहाँ पे माइनस आ रही है और यहाँ पे अगर माइनस दिया हुआ है तो ठीक है, आंसर समझ में आ रहा है, तो आंसर ठीक है, n की वैल्यू -3 हो जाएगी पॉसिबल। कोई डाउट इसमें किसी को? बाकी आप सॉल्व करके देख सकते हैं, इसको सॉल्व कीजिए। डिटरमिनेंट क्या होगा 3 × 1, 3 × 1 इज 3 और माइनस 2 × 2 इज 4, तो 3 × 1 3 - 4 -1। तो देखो यहाँ पे आपका डिटरमिनेंट ऑफ a -1 लिखा हुआ है, तो n की वैल्यू क्या है -1 है, तो -n इज इक्वल टू क्या करेंगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी n की वैल्यू दिख रही है, ये भी सेम चीज है, ठीक है, लेकिन -i2 आपको लिखा हुआ है। तो अब आपको इसको क्या करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो m² कैसे फाइंड आउट करेंगे, m² इजी है, कैन यू फाइंड आउट, m² आप फाइंड आउट करोगे तो m² इज इक्वल टू व्हाट, m × m,
इसका भी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको, 1 2 2 3, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट 1 2 2 3। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये फास्टली मल्टीप्लाई करने आना चाहिए आपको 2/2 मैट्रिक्स का। तो 1 into 1 1 plus 4 5, 1 plus 4 5, 1 into 2 2 और plus 3 into 2 6, तो 2 plus 6 will be 8। क्लियर है, कोई डाउट आपको? नेक्स्ट है 2 into 1 plus 3 into 6, ये भी 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 into 2 4, और 4 plus 9 कितना हुआ 13, तो 5 8 8 13। तो अब आप इसको इसमें पुट कर दो, इजीली डायरेक्टली आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, 5 8 8 13, ठीक है, और माइनस लेमडा इंटू एम, एम की वैल्यू देखो 1 2 2 3, ठीक है, और माइनस I2 मीन्स 1 0 0 1 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो लेमडा सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेमडा की हमें वैल्यू निकालनी है, तो किसी एक पार्ट को आप ले लो, तो ये एक पार्ट को लेंगे तो 5 माइनस लेमडा और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा 4 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0, लेमडा की वैल्यू कितनी होगी 4, तो लेमडा की वैल्यू आपकी 4 आएगी। कोई डाउट इसमें, किसी को कोई डाउट? तो इसमें पता है क्या करते हैं हम लोग, इसमें क्या करते हैं, इस तरह क्वेश्चन में ये लेमडा m लिखा हुआ है, तो इस जो m का कोफिशिएंट होता है, ठीक है, m का जो कोफिशिएंट होता है वो आपका, ये जो एलिमेंट होते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, इसका सम होता है। शॉर्ट ट्रिक आपका ये है इसका, ठीक है। देयर इज नो एनी नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, व्हाट यू हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन कि 3 + 1 इज द व्हाट 4, और 4 आपको प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को ऐड कर देना। ये एक्चुअल में क्या होता है, m का कोफिशिएंट जो होता है वो आप क्या करोगे कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को ऐड कर दोगे, तो उस केस में आपका लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो लेमडा की वैल्यू 4 आ रही है, देखो इसको प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को ऐड कर दो, 3 + 1 4, m की वैल्यू लेमडा की वैल्यू 4 होगी। इसमें उसी तरह से इसमें भी देख सकते हो, ये यहाँ पे 2 + 2 4 लिखा हुआ है ना, प्रिंसिपल डायगोनल को ऐड करके, समझ में आ रहा है। साइन यहाँ पे माइनस का होता है, साइन जो है वो माइनस का होगा। जैसे ये एक लिखा जाता है कि A कोई मैट्रिक्स है, सपोज A इज अ मैट्रिक्स, एक्चुअली क्या होता है A² माइनस, अब ये सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, प्रिंसिपल ऐसे लिख सकते हो आप, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, इनटू A, ठीक है, क्लियर है, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I इज इक्वल टू 0, ये आपका एक्चुअल में होता है, ठीक है, ये कंडीशन होता है, माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। नहीं एक मिनट, प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस इसको बोले थे, प्लस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A, ये आपका जो है वो पार्ट होता है। तो इस पे जो है वो जो भी क्वेश्चन आएंगे, अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाए, इस तरह क्वेश्चन अभी नहीं पूछा है, ठीक है, इस बार एग्जाम में आने के चांसेस हैं इस तरह क्वेश्चन, इफ m इज इक्वल टू 1 2 2 3 एंड m² माइनस लेमडा m माइनस I2 इज इक्वल टू 0, तो लेमडा की वैल्यू इस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे। तो a² माइनस सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 3 + 1 4 हो जाएगा इनटू a, और प्लस डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू I इज इक्वल टू 0, ये इसका शॉर्ट ट्रिक होता है। अब आप इस पे जो है इसको पुट कर सकते हो, और n की वैल्यू आप बाय सीक्वेंस फाइंड आउट कर सकते हो। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इसमें देखोगे आपकी जो भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज है वो किस तरह से है। तो आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड विद ऑल ऑफ यू कि जो एडिशन में, मैट्रिक्स की एडिशन में प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, ये आपको बता चुके थे, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो दिस ऑल लॉ आई हैव डिस्कस्ड विद यू। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट इसमें भी लॉ होते हैं, तो कॉम्यूटेटिव लॉ सबसे पहले डिस्कस करते हैं। फर्स्ट नंबर A इंटू बी, अगर कोई मैट्रिक्स A को B से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये B इंटू A के क्या इक्वल होता है, नहीं, इट इज नॉट इक्वल टू B इंटू A। इफ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई A इंटू B देन इट इज नॉट इक्वल टू B इंटू A।
तो दिस लॉ इज व्हाट commutative. This law is known as commutative law. So this law does not hold in the case of matrix multiplication. So commutative law. Clear? कोई डाउट इसमें? Next part of this. अब देखो a into b into c is equal to a into b into c. तो दिस इज नोन एज व्हाट एसोसिएटिव लॉ. इसको हम लोग बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ. तो एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है. क्वेश्चन प्रॉपर्टी से भी आते हैं आपके एग्जाम में. इस बार भी प्रॉपर्टी से आते हैं, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी से आते हैं क्वेश्चन. तो कभी भी किसी से भी पूछ सकता है. मेनली एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी हम आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की भी प्रॉपर्टीज बता रहे हैं. तो a into b into c is equal to a into b into c. ये पॉसिबल नहीं है. a into b is not equal to b into a. ये कम्यूटेटिव लॉ होता है, ये होल्ड नहीं करता है. लेकिन a into b into c करें या b into c को मल्टीप्लाई करके a से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट a into b plus c, a into b plus c is equal to, we can write down a into b plus a into c. ठीक है, कोई डाउट किसी को? तो ये आपका हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. दिस लॉ इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. अगर कैंसिलेशन लॉ की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द कैंसिलेशन लॉ, तो देखो a into b is equal to b into c. तो इट मींस दैट हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते. वी कैन नॉट कैंसिल आउट दिस टू टर्म्स. b को हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते LHS एज वेल एज RHS में. तो ये कैंसिल नहीं हो सकता है. ठीक है, मींस इट डजंट मीन दैट कि a is equal to c होगा. दिस इज नॉट इक्वल कि b कैंसिल आउट करते दोनों साइड में, इसलिए कि ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन में. कोई डाउट किसी को इसमें? ये फोर्थ नंबर पार्ट हो गया. फिफ्थ नंबर पार्ट हम लोग देखेंगे a into i. अगर कोई मैट्रिक्स a को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स a को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, वो सेम मैट्रिक्स ऑब्टेन होता है. a सेम मैट्रिक्स ही आएगा, इज इक्वल टू i into a भी लिख सकते हैं. i into a वी कैन राइट ऑन दिस. तो कैंसिलेशन लॉ आल्सो डज नॉट होल्ड दिस. अगर आपको इफ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 6, a into b is equal to i लिखा हुआ है या 0, if a into b is equal to 0, अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल लिखा हुआ है, तो इट डजंट मीन कि a इंडिविजुअली 0 होगा. इसका मतलब ये नहीं, इट डजंट मीन दैट कि a is individually 0 and b is individually 0. ऐसा भी हो सकता है कि दो नॉन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी क्या हो सकता है, 0 हो सकता है. a is equal to 0 मींस क्या, वो नॉन मैट्रिक्स होगा. जब 0 होगा तो इट मींस कि नॉन मैट्रिक्स होगा. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दो नॉन मैट्रिक्स को ही मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो 0 होगा. नॉन मैट्रिक्स के अलावा भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल होती है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि a इंडिविजुअली 0 और b इंडिविजुअली 0 हमेशा होगा. ऐसा कोई कुछ नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन. तो ये आपकी 6 नंबर प्रॉपर्टी हुई. अब आपको कुछ और भी प्रॉपर्टीज इसमें जानने हैं. 7th नंबर प्रॉपर्टीज कि दो डायगोनल मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो भी डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा. मींस फॉर एग्जांपल कि आप a जो है आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, a क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, और b भी जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स है, और दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. मींस वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस टू मैट्रिक्स. Then what will be the resultant matrix? A into B will be also a diagonal matrix. ये भी क्या होगा, diagonal matrix होगा. A into B भी diagonal matrix होगा. 8 नंबर पार्ट देखो आप. स्केलर मैट्रिक्स, टू स्केलर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे. टू स्केलर मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका भी रिजल्टेंट क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स ही होता है. तो दो मैट्रिक्स है A एंड B और दोनों क्या है, स्केलर है, तो उसका भी रिजल्टेंट क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स ही होगा. इज इट क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को कोई डाउट? इट मींस दैट वी कैन से दैट कि दो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा. कोई डाउट इसमें किसी को? ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस. अब कुछ मल्टीप्लिकेशन के रूल पढ़ लेते हैं हम लोग. रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये प्रॉपर्टीज थी. रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन of matrices.
फॉर एग्जाम्पल अगर a प्लस बी इंटू ए प्लस बी करते हैं और a और b दो मैट्रिक्स है, ठीक है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी करते हैं, लेकिन a और b दो मैट्रिक्स है, तो इसको कैसे लिखेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद। तो आप देखो अगर कोई मैट्रिक्स a है और इसको इंटू करते हैं a से, तो उसका मल्टीप्लिकेशन होता है आपका a स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? a इंटू ए क्या हो जाएगा a स्क्वायर। तो इसी तरह से a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे आप करते हो, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा a इंटू ए प्लस बी ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस b इंटू ए प्लस बी। इसको आपको डायरेक्टली नहीं बोलना है कि सर a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। दिस विल बी रॉन्ग बिकॉज प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, कॉम्पिटिटिव लॉ को होल्ड नहीं करता, a इंटू बी बी इंटू ए इक्वल नहीं होता है, ठीक है। इस तरह से आप नहीं कर सकते कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखो आप इसमें a स्क्वायर प्लस a इंटू बी और प्लस b इंटू ए प्लस b स्क्वायर, दिस यू कैन राइट डाउन कि a स्क्वायर प्लस ab प्लस b प्लस b स्क्वायर। अब a इंटू बी और b इंटू ए के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, a इंटू बी को हम b इंटू ए के इक्वल नहीं बोल सकते इन द केस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिर उसी तरह से आप a इंटू a माइनस बी इंटू a माइनस बी यू कैन राइट डाउन सेम एज, तो a माइनस बी इंटू a माइनस बी विल बी व्हाट, a माइनस बी इंटू a माइनस बी विल बी a इंटू a माइनस बी और माइनस b इंटू a माइनस बी, तो दिस बिकम्स a स्क्वायर माइनस ab और माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? उसी तरह से आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फाइंड आउट कर सकते हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा आपका a इंटू ए माइनस बी प्लस b इंटू ए माइनस बी। तो दिस यू कैन राइट डाउन a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर, तो दिस यू कैन राइट डाउन। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को डायरेक्टली आप नहीं बोल सकते a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए कि यहाँ पे a बी बी ए के इक्वल नहीं होता। अगर a बी बी ए के इक्वल होता तब ये कैंसिल आउट होके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाता। कोई डाउट इसमें किसी को? फिर नेक्स्ट पार्ट हम चलते हैं, इसको राइट डाउन दिस पार्ट। नेक्स्ट है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। पॉजिटिव इंटीग्रल powers of matrix multiplication। इसमें हम देखोगे a square is equal to what we can write down a into a, is it clear? नेक्स्ट हम लोग aq को अगर लिखे तो aq is equal to a into a, this you can write down। तो उसी तरह से आप क्या लिख सकते हो, what you can write down कि a की पावर n क्या हो जाएगा a into a up to what n टाइम्स। a की पावर n को हम लोग लिखेंगे a into a up to n टाइम्स। इसके क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। अब उसी तरह से इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? देखो a की पावर m into a की पावर n, अगर इस तरह से लिखा हो मीन्स a कोई मैट्रिक्स है उसकी पावर m हो इंटू a कोई मैट्रिक्स है उसकी पावर n हो, ये किसके इक्वल होता है? देखो a की पावर m प्लस n। तो यहाँ पे हमारा सोर्स एंड इंडिसेस के रूल्स अप्लाई हो जाते हैं इस पार्ट में, ठीक है। तो a इंटू a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस a टू द पावर m, ये हो गया ना, आपको समझ में आया? कोई डाउट इसमें किसी को? इनटू a टू द पावर माइनस n या अपॉन में भी लिख सकते हैं आप, ये हो जाएगा a टू द पावर m माइनस n, a टू द पावर m माइनस n। किसी को डाउट? किसी को डाउट? तो ये सूट्स एंड इंडिसेस के रूल्स जो है इसमें अप्लाई हो जाते हैं। जैसे आपको इस तरह से लिखा गया, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी आपको इस तरह से है कि a टू द पावर माइनस m लिखा हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन a टू द पावर m। तो 1 अपॉन a टू द पावर m आप लिख सकते हैं। तो एक्चुअल में a टू द पावर माइनस m क्या हो गया? इनवर्स हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। कोई डाउट इसमें किसी को? नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्वेश्चन फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी a टू द पावर m टू द पावर n, ऐसे लिखा गया हो। इन दिस केस वी कैन राइट डाउन द केस ऑफ मैट्रिक्स a टू द पावर n की पावर m। अगर आपको a टू द पावर m लिखा गया है और उसकी पावर n है, तो इस केस में हम
उसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, उसके पावर को a टू द पावर n कर सकते हैं और उसकी पावर n। कोई डाउट किसी को इसमें? ठीक है, तो ये सभी जो है इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। 5 नंबर है कि कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज, इसको आप स्टार मार्क कर लेना। कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी अगर, तो उसकी पावर आप कितना भी कर दो तो वो हमेशा क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा। तो आई टू द पावर n अगर करते हैं तो हमेशा वो i ही होगा, सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही ऑब्टेन होगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आई टू द पावर n इज इक्वल टू आई। तो जैसे i इंटू आई अगर आप करते हो, फॉर एग्जाम्पल i इंटू आई, मतलब दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आई स्क्वायर होगा और आई स्क्वायर जो होगा वो आई के इक्वल ही होगा। इसलिए ऐसा होता है कि आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपने आप का इनवर्स मैट्रिक्स होता है। ठीक है, इसलिए ऐसा पॉसिबल होता है कि आई इंटू आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू आई। तो आई की पावर n इज इक्वल टू आई। कोई डाउट इसमें किसी को? तो अपन लोग नेक्स्ट पार्ट पे पढ़ेंगे इसके बाद आगे। ठीक है, एक क्वेश्चन लेंगे इससे रिलेटेड पावर के ऊपर, उसके बाद जो आगे हम लोग बढ़ेंगे ट्रांसपोज के ऊपर। क्वेश्चन है इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं, देखो इफ a इज इक्वल टू दिस 1 0 1 1 देन a टू द पावर माइनस n इज इक्वल टू, तो आपको पहले a टू द पावर माइनस 1 और माइनस 2 चेक करना होगा। ठीक है, उसके बाद जो है मीन्स a टू द पावर माइनस 1 निकालना होगा आपको सबसे पहले, इनटू क्या करोगे a टू द पावर माइनस n 1, समझ में आ रहा है? तब जाके ये a टू द पावर माइनस n होगा। तो मीन्स दो, देखो दो आप पार्ट को फाइंड आउट करोगे, a टू द पावर माइनस 1 इंटू a टू द पावर माइनस 1। ठीक है, हम कुछ देर के लिए आपको a टू द पावर n लेते हैं, माइनस में अभी आपको इनवर्स भी निकालना होगा, तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि अभी a टू द पावर n लेते हैं और थोड़ा सा ऑप्शन को चेंज कर देते हैं। आप अगर इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, अब बताओ क्या होगा इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू क्या होगी? हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। इफ a is equal to 1 0 0 1 then a to the power n is equal to c। समझ में आया कैसे? इसलिए कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्वेश्चन में इसी तरह से आपको शॉर्ट ट्रिक में दिया रहता है, क्वेश्चन इसी तरह से दिया रहता है। बच्चे क्या करते हैं, a to the power n तक निकालेंगे, a स्क्वायर a3 a4 तब नहीं फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि आंसर क्या होगा। लेकिन आपको डायरेक्टली क्वेश्चन को एनालाइज करना है कि मैट्रिक्स में क्या दिया हुआ है कि ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और उसकी पावर n पूछ रहा है, तो हमें कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसका आंसर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा। तो सी नंबर वो भी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको एनालाइज करके क्वेश्चन को आंसर देना है। कोई डाउट इसमें? अभी a टू द पावर माइनस n वाला भी आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए इनवर्स आपको चाहिए कि a का इनवर्स निकालेंगे, उसके बाद उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। देखो a टू द पावर 0, अगर कोई भी मैट्रिक्स का पावर 0 अगर पूछा जाए आपसे, ठीक है, अब वो मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि मैट्रिक्स कैसा है। मेनली एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो मैट्रिक्स जो भी दिए होते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। तो यहाँ पे a अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, n का ऑर्डर क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, तो उस केस में उसका पावर a की पावर 0 वो भी स्क्वायर मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। मीन्स a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उसकी अगर हम पावर 0 लेते हैं तो वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ठीक है, इसलिए कि जो a का ऑर्डर होगा वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर होगा। ऑर्डर की अगर हम बात करेंगे तो जो a का ऑर्डर होगा वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर होगा, लेकिन उसकी पावर 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। तो ये भी एक क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा हुआ है आपको एनडीए में, a टू द पावर 0 के ऊपर कि किसी मैट्रिक्स का पावर 0 क्या होगा। ऑप्शन में आपको दिया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पार्ट। कोई डाउट इसमें किसी को? मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे हम लोग। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी मैट्रिक्स का। सपोज दिस इज मैट्रिक्स A is given over here, A is equal to 1 2 3 4 5 6 7 1 -1। तो इसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का सिंबल होता है A और इसको इस तरह से T लिखा जाता है, AT, या इसको A डैश से भी लिखते हैं हम लोग, डिनोट करते हैं A डैश से भी। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को A डैश से या A इस तरह से T से डिनोट करते हैं। तो इट इज डिनोटेड बाय दिस टर्म्स A टू द पावर T, ऐसे इस तरह से करके। पावर नहीं है ये, शुरू में AT से इन्वॉल्व होता है और A डैश, इसको ट्रांसपोज को डिनोट करने का ये आइडिया है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं इसमें ट्रांसपोज?
तो ट्रांसपोज हम करते हैं तो रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, रो और कॉलम को क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। मतलब जो रो है वो कॉलम हो जाएगा और जो कॉलम है वो रो हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? तो ए ट्रांसपोज अगर हमें फाइंड आउट करना है, ए ट्रांसपोज अगर फाइंड आउट करना है तो देखो ये इसमें रो कौन सा है, दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो एंड दिस इज थर्ड रो। और ये आपको रो को ही लेना है, अगर कॉलम को लोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। केवल रो को लेना है और हमको रो को कॉलम में लिखना है, ठीक है। तो रो आपका कौन सा है, 1 2 3। अगर कॉलम को आप लोगे साथ में, रो और कॉलम एक साथ, तो कंफ्यूज हो जाओगे। आपको क्या, जब भी यहाँ पे देखना है पिक्चर, आपके माइंड में मैप ऐसा बनना चाहिए कि रो को हमें कॉलम में लिखना है ओनली, ठीक है। तो ये रो R1 में कितने एलिमेंट है, 1 2 3, इसको आप कॉलम में लिखिए, तो दिस वुड बी 1 2 3, ठीक है। अब देखो सेकेंड रो जो है इंटरचेंज होकर सेकंड कॉलम में जाएगा। जैसे फर्स्ट रो इंटरचेंज होकर किसमें गया, फर्स्ट कॉलम में। आपको फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे लिखना है। जब ए ट्रांसपोज आप निकाल रहे हो तब उसमें आपको कॉलम का ध्यान रखना है कि फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम में जाएगा, ठीक है। और सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम में जाएगा, दैट वुड बी व्हाट 4 5 6। एंड थर्ड रो जो है वो थर्ड कॉलम में जाएगा, तो थर्ड कॉलम में जाएगा, तो दिस वुड बी 7 1 -1। तो कोई डाउट इसमें किसी को? तो दिस इज नोन एज ए ट्रांसपोज। कितना इजी है ना, इजी? किसी को कोई डाउट इसमें? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप फाइंड आउट करके बताइए। इफ A is equal to this 1 2 3 4, तो आपका A ट्रांसपोज क्या होगा? जल्दी से फाइंड आउट कीजिए, और ये काफी इजी है, इसके टाइम वेस्ट नहीं करना। तो व्हाट इज मोर पड़ेगा 1 3 2 4। यस। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का होता है, उसमें हम लोग रो को कॉलम बना देते हैं, मतलब जो एलिमेंट रो में होते हैं उसको हम लोग कॉलम में लिख देते हैं सिंपली, ठीक है। अगर फर्स्ट रो में कोई भी एलिमेंट है तो फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे, सेकंड रो में एलिमेंट है तो सेकंड कॉलम में करस्पॉन्डिंग, जैसे सेकंड रो में है तो सेकंड कॉलम में, एंड थर्ड रो में है तो थर्ड कॉलम में। कोई डाउट इसमें? तो अब देखो इसमें प्रॉपर्टीज आते हैं। तो ए ट्रांसपोज इस तरह से हम लिख सकते हैं 1 2, मतलब 1 2 हो जाएगा और 3 4 हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? सबका आंसर ये सेम। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी हम देखेंगे। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए, या कोई भी मैट्रिक्स का ले सकते हैं लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें देखोगे आप कि जब भी ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम निकालेंगे और फिर से उसका अगर ट्रांसपोज करेंगे तो फिर से सेम वही मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है। मींस ए का अगर ट्रांसपोज हम लेते हैं, ए का ट्रांसपोज लेंगे और उसका ट्रांसपोज हम निकालेंगे तो सेम मैट्रिक्स ऑब्टेन हो जाएगा ए। कोई डाउट इसमें? अगर हम कोई मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स लेते हैं, एक ए है मैट्रिक्स और दूसरा बी मैट्रिक्स है, मींस सपोज हियर इज टू मैट्रिक्स ए एंड बी, तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होगा आपका? ए प्लस बी का ट्रांसपोज हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। दिस यू कैन राइट डाउन। तो या आप क्या कर सकते हो, दो मैट्रिक्स को अगर आपको ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है तो दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके भी ट्रांसपोज फाइंड आउट कर सकते हो, या दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अलग अलग निकाल के तब भी उसको ऐड करोगे तो सेम आंसर होगा, ठीक है। थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज में है ए माइनस बी का ट्रांसपोज। ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होगा आपका? ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। दिस वुड बी व्हाट प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसमें देखो माइनस में भी सेम होगा आपका क्राइटेरिया। कोई डाउट इसमें? तो ए ट्रांसपोज, ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होगा? ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अब जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे अगर क्वेश्चन आपको आ जाए कि ए का ट्रांसपोज और उसकी पावर m, तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? ए का ट्रांसपोज उसकी पावर m। तो हियर आर टू कंडीशंस दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। जब इसको m की वैल्यू जब इवन होगी, मींस पावर ए का ट्रांसपोज का पावर जब इवन होगा, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ए ही होगा, मींस सेम मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा। इट मींस दैट कि m इज इक्वल टू इवन। फॉर एग्जांपल ए ट्रांसपोज और उसका क्या कर रहे हैं? स्क्वायर कर रहे हैं, मींस उसको दो बार कर रहे हैं। m मींस फॉर 2 टाइम्स, उसका स्क्वायर कर रहे हैं, मींस ए ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज कर रहे हैं। ए ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज क्या होगा? ए मैट्रिक्स हो जाएगा, होगा नहीं, अलग होगा। ए ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, तो दोनों अलग अलग मैट्रिक्स होंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे m इज इक्वल टू इवन, मतलब m इज इक्वल टू 2 लिख लो आप, ये आपका हो जाएगा ए ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज।
और m इज इक्वल टू अगर 3 होगा तो ये क्या होगा A ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, दिस यू कैन राइट डाउन। मीन्स 3 ट्रांसपोज को आपको मल्टीप्लाई करने, 3 तक ही क्वेश्चन आते हैं इसमें, n की वैल्यू 2 लेता है, m की वैल्यू 3 लेता है, तो 3 तक ही क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। कोई डाउट किसी को इसमें, इस वाले पार्ट में किसी को डाउट? अगर फॉर एग्जांपल दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में लिखे हुए हैं, क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 5 a इंटू बी का ट्रांसपोज, अगर आपसे पूछा जाए कि a इंटू बी का ट्रांसपोज क्या होगा, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज, तो इसको लिखेंगे b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज, इसका इक्वल होगा। उसी तरह से अगर आपको m एलिमेंट दिए गए हैं a1 a2 a3 अप टू an, इसका ट्रांसपोज आपसे पूछा जाए तो आप क्या करोगे, am का ट्रांसपोज इंटू am माइनस 1 का ट्रांसपोज अप टू a2 का ट्रांसपोज अप टू a1 का ट्रांसपोज, इस तरह से आप प्रॉपर्टीज बता सकते हो। कोई डाउट इसमें? अगर k को फॉर एग्जांपल k कोई कांस्टेंट है, स्केलर है, k को अगर a ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, k इंटू a ट्रांसपोज लिख सकते हैं, ठीक है। k इंटू a ट्रांसपोज या k इंटू a का ट्रांसपोज कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। k इंटू a ट्रांसपोज है तो पहले क्या करोगे आप, मैट्रिक्स a में k का मल्टीप्लिकेशन करके उसका ट्रांसपोज कर सकते हो, या उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने के बाद आप k से मल्टीप्लाई करो, या अदरवाइज उस मैट्रिक्स में k से मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज करो, तो उस केस में रिजल्ट दोनों में सेम आएगा। These all are the properties of a transpose of a matrix that we need to understand. If A is equal to 1 2 3 0 और B is equal to 3 4 1 6, तो then AB का ट्रांसपोज इक्वल्स, तो क्या करोगे आप, A इंटू बी को मल्टीप्लाई करोगे और उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लो, तो A इंटू बी क्या हो जाएगा, देखो ये भी 2/2 मैट्रिक्स है और ये भी 2/2 मैट्रिक्स है, तो A इंटू बी जल्दी बताइए आप क्या होगा, 1 इंटू 3 3 प्लस 2 5, ठीक है, और 1 इंटू 4 4 4 प्लस 12, ये है ना 4 प्लस 12 16, ठीक है, 3 इंटू 3 9 9 प्लस 0 इंटू 1 9 और 3 इंटू 4 12 12 प्लस 0 12, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज करना है, मींस इंटरचेंज कर दो आप, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू व्हाट, देखो 5 16 और 9 और 12, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा A इंटू बी का ट्रांसपोज, A इंटू बी का ट्रांसपोज आपका हो जाएगा 5 9 16 और 12, सबका आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बोला जा रहा है कि A इज इक्वल टू दिस PQ माइनस 2P और RS माइनस SR, तो आपको ये बताना है कि A इंटू बी क्या B इंटू A इक्वल होगा, तो आप कोई वैल्यू सपोज कर सकते हैं, PQ की जगह पे RS की जगह पे कोई भी वैल्यू आप सपोज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप 1 ले लो, PQ RS की वैल्यू 1 ले लो, हमें नहीं पता, ये कंडीशन भी नहीं दिया गया कि सब इक्वल हैं या नहीं इक्वल हैं, तो PQ RS की वैल्यू, सबकी वैल्यू आप 1 ले लो, P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू R इज इक्वल टू S, सबकी वैल्यू आपने 1 ले लिया, और आपको A इंटू बी निकालना है और B इंटू A चेक करना है, ठीक है। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका, जब 1 लिया सब आपने, तो PQ RS की वैल्यू तो 1 1 माइनस 1 1, और B की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1 1 माइनस 1 1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो A इंटू बी, A इंटू बी क्या होगा, A इंटू बी विल बी, बहुत इजी है ये, 1 इंटू 1 1 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और फिर 1 इंटू 1 1 और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2, एंड दिस विल माइनस 1 इंटू माइनस 1 1, सॉरी माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 और प्लस 1 0, ठीक है। तो 0 2 माइनस 2 0, A इंटू बी आ रहा, अब B इंटू A मल्टीप्लाई करके देखो, तो देखो A और B दोनों सेम ही है इनडायरेक्टली, तो B इंटू A भी क्या होगा 0 2, क्या मल्टीप्लाई करने की जरूरत है इसको, 0 2 माइनस 2 और 0, इज इट क्लियर। तो देखो A और B दोनों सेम ही थे, A इंटू बी करो या B इंटू A करो, दोनों सेम ही है मैट्रिक्स, इस केस में A इंटू बी इज इक्वल टू B इंटू A होगा, ये ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इफ A इज इक्वल टू 3x y 0 एंड 8 का A जो है A मैट्रिक्स A ट्रांसपोज के इक्वल दिया हुआ है, तो देखो आप A ट्रांसपोज के इक्वल, तो इसका ट्रांसपोज आप फाइंड आउट करोगे तो क्या होगा, 3x रो को आप कॉलम में लिख दो 3x और y 0 इज इक्वल टू
3xy0। एक्चुअल में आपको यहाँ से देखने से क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू वाई, देखो x इज इक्वल टू वाई, सबका आंसर आया x इज इक्वल टू वाई, तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे आप, फॉर सुटेबल मैट्रिसेस A B द फॉल्स स्टेटमेंट इज, मींस जो गलत स्टेटमेंट है वो क्या है। तो देखो आप एक्चुअल में फर्स्ट नंबर को देखोगे, एनालाइज करोगे A, तो हम आपको बताया था अभी कि A इंटू B का ट्रांसपोज क्या होता है, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। ऑर्डर यहाँ पे मैटर करेगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज, ठीक है। तो ऑर्डर यहाँ पे मैटर करता है, पहले B का ट्रांसपोज लिखते हैं, उसके बाद A का ट्रांसपोज लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर मैट्रिसेस A B। द फॉल्स स्टेटमेंट वुड बी A B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। ये ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए कि B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज होता है। क्लियर है, कोई डाउट किसी को इसमें देखेंगे। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बाद जो है सिमेट्रिक मैट्रिसेस हम लोग देखेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस मतलब देखो Aij इज इक्वल टू Aj I अगर लिखा हो तो उस केस में आपका क्या होता है, सपोज A कोई मैट्रिक्स है और Aij मतलब Aij इज इक्वल टू Aj I अगर लिखा हो तो वो मैट्रिक्स, उस तरह का मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इट मींस क्या होगा, ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअल में, Aij इज इक्वल टू Aj I, मींस आप समझ रहे हैं, Aij I डिनोट द नंबर ऑफ रोज इन द गिवन मैट्रिक्स एंड J डिनोट द नंबर ऑफ कॉलम। तो आपको I जो है वो रो नंबर को डिनोट करा है, कितने रो है, और J जो है वो कॉलम है। इट मींस दैट कि A11 जो होगा वो A11 के इक्वल होगा, या A12 जो होगा वो A21 के इक्वल होगा। मींस जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में एलिमेंट होगा वही एलिमेंट सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए, तभी तो मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाएगा। तो A मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ Aij इज इक्वल टू Aj I। इसको स्मॉल लेटर से भी डिनोट करते हैं, जैसे आप देखो A इज इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ Aij इज इक्वल टू Aj I, ऐसे हम लोग लिखते हैं। तो इसमें फॉर एग्जांपल लेते हैं कि एग्जांपल में क्या होगा, ठीक है। तो एग्जांपल देखो आप, A इज इक्वल टू सम मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आपने प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इसलिए कि प्रिंसिपल डायगोनल में जो भी एलिमेंट होंगे ये कौन सा पोजीशन पे है, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, ये कौन सा है, सेकंड रो सेकंड कॉलम में है, और ये थर्ड रो थर्ड कॉलम में। तो रो और कॉलम पे चेंज भी करेंगे तब भी सेम एलिमेंट ही आएंगे। तो 2 3 5 आप लिख सकते हो, कोई भी एलिमेंट लिख लो आप। अब उसके बाद देखो ये कौन से पोजीशन पे है, ये एलिमेंट फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मींस व्हाट, A12। तो जो एलिमेंट यहाँ पे होगा वही A21 में भी होगा, मींस सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में भी होगा। तो देखो आप फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में मान लेते हैं आप -1 लिख लिया, तो सेकंड और फर्स्ट कॉलम में कौन सा होगा, यहाँ पे भी -1 ही होगा। कोई डाउट इसमें किसी को? सेम एज देखो ये कौन सा पोजीशन है, फर्स्ट रो एज वेल एज थर्ड कॉलम, मींस A13 में कोई भी एलिमेंट आप ले सकते हो 1, तो 1 लेंगे। तो A31 भी क्या होगा, 1 ही होगा। A31 भी 1 ही होगा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को? नेक्स्ट देखोगे फिर प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट को इंटरचेंज करेंगे आप, तब भी वही सेम ही होगा। A11 का इंटरचेंज करेंगे तो A11 ही होगा, A22 का इंटरचेंज करेंगे तब भी A22 ही होगा। ठीक है, तो ये 1 हो गया। कोई डाउट इसमें? तो यहाँ पे A21 की जगह पे भी हमने क्या लिखा, -1 और -1, और A13 की जगह पे 1 लिखा, तो A31 भी 1 होगा, इसलिए कि Aij क्या होता है, Aj I। समझ में आ रहा है ये सबको? अब ये कौन सा पोजीशन है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम। तो सेकंड और थर्ड कॉलम में कोई भी एलिमेंट आप ले सकते हो 0, ये दिया हमने। ये भी क्या होगा, ये फिर थर्ड रो और सेकंड कॉलम में भी 0 होगा। तो अब देखो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसीलिए कहा जाता है कि देखो अगर प्रिंसिपल डायगोनल को हम हटा दें तो जो एलिमेंट ऊपर में लिखे गए हैं वो भी वही एलिमेंट क्या है, नीचे में ही है प्रिंसिपल डायगोनल के। मींस जो एलिमेंट अबव द प्रिंसिपल डायगोनल लिखे हुए हैं वही एलिमेंट एकदम सिमेट्रिक वे में बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल भी लिखे हुए हैं। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
ठीक है, इसलिए इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है। तो देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स उसके लिए होना चाहिए, और इसके बाद ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई होगा, तो ये आपका क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? अब इसमें नोट कुछ लिखना है हमें। नोट मींस अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस तरह का मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। टेक द एग्जांपल ऑफ एनी वन आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का लेते हैं, 2x2 ऑर्डर का, तो 2x2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, 1 0 0 1, ठीक है, 1 0 0 1 सबको पता है। अब देखो इसमें प्रिंसिपल डायगोनल में कौन से एलिमेंट हैं, 1 1। अब बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल 0 है, अबव द प्रिंसिपल डायगोनल 0 है, तो दोनों सेम एलिमेंट है, सिमेट्रिक है। मींस वी कैन से दैट कि एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 का भी आप देख सकते हैं एग्जांपल, 3x3 का अगर एग्जांपल देखेंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो दिस इज व्हाट 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स। अब देखो यूनिट मैट्रिक्स जो होगा 3x3 ऑर्डर का, वो भी क्या हुआ, देखो सिमेट्रिक, इसलिए कि प्रिंसिपल डायगोनल में 1 1 तो प्रेजेंट है, above the principal diagonal 0 0 है, and below the principal diagonal भी 0 0 प्रेजेंट है। It means that we can say that कि आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स क्या होगा, किसी भी ऑर्डर का हो वो हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। मींस एवरी यूनिट मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर वुड बी व्हाट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज। लिखेंगे हम एवरी यूनिट मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर will always be a symmetric matrix, कोई डाउट इसमें किसी को? ये आपका नोट नंबर 1 है। नोट नंबर 2 देखो आप, अगर कोई जीरो मैट्रिक्स है पर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू हम जीरो मैट्रिक्स ले लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 0 0 0, दिस इज 0, ये आपका क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। तो नल मैट्रिक्स भी क्या अपने आप में सिमेट्रिक होगा। ये कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फर्स्ट कंडीशन है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और सिमेट्रिक होना चाहिए, मींस आई जे इज इक्वल टू ए जे आई होना चाहिए। तो आप देखो प्रिंसिपल डायगोनल में तो 0 0 एलिमेंट है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, इट डजंट मैटर फॉर अस। अब प्रिंसिपल डायगोनल के अबव और बिलो सेम एलिमेंट होने चाहिए, सिमेट्रिक होने चाहिए। इसमें भी देखो सिमेट्रिक है, 0 0 है सभी प्रेजेंट, और स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हम लिखेंगे एवरी स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स विल ऑलवेज बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये पार्ट आपको लिखना है। नोट नंबर 2, एवरी स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स will always be a symmetric matrix, will always be a symmetric matrix। Is it clear? इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक और इसके प्रॉपर्टीज के बारे में, फिर एडजॉइंट पढ़ेंगे, रिवर्स आपका इतना बचता है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर ऑल द स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो लेक्चर, ओके।